हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल या फिर कहें वोल्टाइक सेल। बात एक ही है, हम इसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आज पूरा की पूरा गैल्वेनिक सेल हम कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों, कभी आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन बताई है, इंट्रोडक्शन बताया है इस चैप्टर का। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, गैल्वेनिक सेल कहें या वोल्टाइक सेल कहें, बच्चों बात एक ही है, दोनों नाम एक ही है। आप याद रखिएगा, इस सेल में हम दोनों नाम जो लिख रहे हैं दोनों एक ही है। तो आपसे कोई पूछे गैल्वेनिक सेल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है, गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है जिसे आप इनपुट में क्या दें, इनपुट में आप इसे केमिकल एनर्जी दें। आप इसे इनपुट में केमिकल एनर्जी दें तो ये बदले में आपको कौन सी एनर्जी ला के देगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो केमिकल गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिखवाना चाहूँगा। गैल्वेनिक सेल में देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। गैल्वेनिक सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे कोई पूछे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है तो रिडॉक्स का मतलब होता है दो रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली होना। कौन सी दो रिएक्शन, एक तो ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और बच्चों क्या होता है, रिडक्शन भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बता दूं, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है, गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल है जो केमिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी कोई अपने आप तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी ना। केमिकल्स आपस में कुछ ऐसी रिएक्शन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगी। अब यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए क्या क्या हो रहा है उस रिएक्शन में। तो फर्स्ट हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है। और सेकंड जो हो रहा है, सेकंड जो है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सेकंड क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चों, स्पॉन्टेनियस। अब बहुत से बच्चों ने पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो अपने आप हो, क्या हो बच्चों, नेचुरली ऑकर हो, जिसमें कोई फोर्स ना लगाना पड़े, जिसमें कोई एनर्जी देना ना पड़े, जो अपने आप हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कभी मैं इस पेन को छोड़ूं तो आप बताइए पेन अपने आप नीचे जाएगा, हाँ है ना। तो ये पेन जो नीचे जा रहा है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पर बच्चों बताओ, कभी आप इस पेन को ऊपर फेंकना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर फोर्स लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि मेरे द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। पर अभी फिलहाल हम नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये गैल्वेनिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो, जो क्या हो बच्चों, अपने आप हो, उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इस रिएक्शन में, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होगी उसकी जो गिब्स एनर्जी होगी, कभी आपने गिब्स एनर्जी नाम सुना होगा, उसकी गिब्स एनर्जी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। क्या होगी बच्चों, गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव। और आप जानते हैं गिब्स एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ही होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कभी गिब्स एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है। गिब्स एनर्जी नेगेटिव है इसका मतलब ही होता है कि रिएक्शन अपने आप हो रही है या फिर कहें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो गैल्वेनिक सेल में हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, क्योंकि ये आपके जेईई एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्या आपको 4 ऑप्शन दे या हो सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए कि गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज डैश रिएक्शन। तो डैश रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और गैल्वेनिक सेल के लिए गिब्स एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ये कैसे भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में कैसे भी बन के आ सकता है। तो बच्चों, गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। गैल्वेनिक सेल में 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है ऑक्सीडेशन।
आप कहेंगे सर गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं गैल्वेनिक सेल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो दूसरा होता है वो होता है रिडक्शन हाफ सेल। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन हाफ सेल। इन हाफ सेल क्यों कहते हैं सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फ़िलहाल आप किस पे ध्यान दें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सेकेंड रिडक्शन हाफ सेल, और तीसरा जो होता है वो होता है सॉल्ट ब्रीच। ये भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का है, मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ। गैल्वेनिक सेल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और साथ के साथ रिडक्शन हाफ सेल, और थर्ड क्या होता है सॉल्ट ब्रिज। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट को पढ़ते हैं, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा। तो बच्चे देखिएगा मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक वेसल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चों, एक वेसल लिया। क्या ले रहे हैं बच्चों, एक वेसल लिया, और इस वेसल में हमने क्या कर दिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। किसका बच्चों, जिंक सल्फेट का, ZnSO4। ये हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला। तो यहाँ पर आपने जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाला, और आप जानते हैं जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही डालेंगे तो जिंक सल्फेट जो होगा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आयंस कौन से आयन होंगे बेटा, Zn+2 भी होगा और SO4 नेगेटिव भी होगा, SO4 2 नेगेटिव। पर अभी हमें SO4 2 नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ किसको लिख रहा हूँ, Zn+2 आयंस को। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक रॉड डाली। क्या डाली बच्चों, रॉड डाली। सर ये रॉड किसकी है, ये रॉड जो है वो है जिंक रॉड है। किसकी रॉड है बच्चों, जिंक की रॉड है। क्या है बच्चों, जिंक की रॉड है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसे बना दूँ। अब देखिए क्या हुआ, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही हम जिंक रॉड को किसके अंदर डाल देते हैं, जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें, और इसमें से क्या किया, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। किसको निकाला बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने निकाला। सर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चों हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जैसे ही जिंक जो कि क्या था, सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही जिंक जो है सॉलिड स्टेट में था, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, Zn+2। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस रॉड की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, इस रॉड की। इस रॉड में अभी फ़िलहाल क्या है, कण कण में क्या बसा हुआ है, जिंक बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है बच्चों, जिंक बसा हुआ है। पर जैसे ही हमने जिंक से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, क्या किया हमने, जिंक से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो ये जिंक जो है धीरे धीरे क्या होते जाएगा, इसका वेट कम होते जाएगा। क्यों, वेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकाले तो जिंक जो है अब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस में, हाँ है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे बच्चों, लूज़ हो रहे होंगे। मान लीजिए जिंक की जगह कोई एक मेटल थी जो कि सॉलिड स्टेट में थी, और आपने क्या किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाला, n इलेक्ट्रॉन। मैंने एग्जाम्पल लेने के लिए जिंक लिया है, आप कोई से भी मेटल ले सकते हैं। ये लिया, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या जिंक के साथ। तो आप कहेंगे सर जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इलेक्ट्रॉन का क्या किया बच्चों, लॉस किया। और आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, हाँ है ना। इसका मतलब यहाँ पर जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन आखिर होता क्या है, ऑक्सीडेशन आखिर होता क्या है बच्चों, कभी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर ले, निकाल ले, तो मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्वस में, और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। तो अब मैं ये बता दूँ, इसे मैं हाफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आधा सेल है, क्योंकि आधा और बनना अभी फ़िलहाल बाकी है। अभी तो ये क्या है बच्चों, आधा सेल। इस आधे सेल में याद रखें हमने क्या लिया, इस हाफ सेल में हमने जिंक की रॉड ली। किसकी रॉड ली, जिंक की रॉड ली, और जिंक की रॉड को किसके अंदर डीप किया, उसी के सॉल्यूशन में। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट में मत डाल दीजिएगा, या किसी और सॉल्यूशन में मत डाल दीजिएगा। कभी आपने जिंक रॉड ली है तो सॉल्यूशन याद रखिए, सॉल्यूशन भी आपको किसका लेना पड़ेगा, जिंक का
का ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर कभी आपने सॉल्यूशन कुछ और ले लिया तो यहीं पर रेडॉक्स हो जाएगी। हमें रेडॉक्स एक ही कंटेनर में नहीं करवानी, हमें रेडॉक्स एक ही कंटेनर में नहीं करवानी, हमें रेडॉक्स को दो अलग अलग कंटेनर में करवाना है। पहले कंटेनर में ऑक्सीडेशन करवाना है, दूसरे कंटेनर में हमें रिडक्शन करवाना है, और दोनों कंटेनर मिलके क्या बनेगी, रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, ये बात बहुत से बच्चे हमेशा भूल जाते हैं और बोलते हैं कि सर जिंक की रॉड को किस कंटेनर में डाला, तो जिंक की रॉड को आपने उसी के सॉल्यूशन में डालना होता है। तो जिंक रॉड को आपने किस में डाला, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, और जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा Zn+2। अब बच्चों हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, हमने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि जैसे जिंक रॉड को उसके सॉल्यूशन में डाला तो जिंक का वेट रिड्यूस होने लगा। जिंक का वेट रिड्यूस होने लगा तो आप कहेंगे जिंक का वेट रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि जिंक का वेट इसलिए रिड्यूस हुआ क्योंकि जिंक जो सॉलिड थी उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज़ किया। क्या किया बच्चों, रिलीज़ किया। तो जिंक सल्फेट में से कब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों आप जब तक ये लिख लें, इसके आगे का मैं यहीं पे समझाऊंगा, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन करें बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हुआ कि जिंक जो सॉलिड स्टेट में था उससे जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। अब आप बताएं Zn+2 कहाँ पर जाके गिरेंगे, ये Zn+2 इसी सॉल्यूशन में जाके गिरेंगे। अब बताओ ऐसा करने से क्या होगा, पहले से ही इस सॉल्यूशन में Zn+2 थे और Zn+2 और बनने लगे तो Zn+2 आयंस क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, हाँ है ना, Zn+2 के आयंस इंक्रीज होने लगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगी। कहाँ पर, इस जगह इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगी और यहाँ पर आयंस की संख्या बढ़ने लगी। तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज कम है। बच्चों समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड से जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये Zn+2 कोई आसमान में तो जाके नहीं गिरेगा कि भैया आसमान उड़ा ले गया Zn+2 आयंस को। ये Zn+2 कहाँ पर मिलेंगे, उसी सॉल्यूशन में। तो Zn+2 इसी सॉल्यूशन में मिले, हाँ है ना। अब ये Zn+2 इसी सॉल्यूशन में मिले और पहले से ही Zn+2 के भी आयंस थे, कहाँ, जिंक सल्फेट की वजह से। तो ये Zn+2 की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब यहाँ पर कभी हम सॉल्यूशन की बात करें तो Zn+2 बढ़ रहा है और यहाँ पर चार्ज क्या हो रहे हैं बच्चों, कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, और जब भी चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये बात आपको पता होगी। तो बच्चों क्या होगा, हम यहाँ पर एक टॉपिक डालते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे ओपी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बच्चों, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, बच्चों चार्ज डिफरेंस किसके बीच क्रिएट हो रहा है, तो चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एक तो जिंक रॉड के बीच और किसके बीच बच्चों, ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन के बीच, हाँ है ना, ZnSO4 के इस एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों दो चीज़ कौन है इस पूरे टॉपिक में, एक तो रॉड है और एक सॉल्यूशन है। इन दोनों के बीच चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि Zn+2 यहाँ पे बढ़ने लगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज की डिफिशियंसी होने लगी, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज, यहाँ पे डिफिशियंसी। तो कहीं ना कहीं चार्ज का क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन जिंक रॉड एंड जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, पोटेंशियल इज क्रिएटेड, potential is developed या created which is called कौन सा पोटेंशियल कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कभी हम इसे बोलें तो इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल ई से, या फिर कहें ई ओपी। चरणों में हम क्या लिख देते हैं, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और डिनोट किससे कर रहे हैं हम इसे, कैपिटल ई से।
किससे बच्चों? कैपिटल ई से। और EOP को लिखते कैसे हैं ये भी आपको बता दूं। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता क्या है ये दिमाग में बिठा ले। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले क्या था? जिंक था, किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में, और ये कन्वर्ट किस में हो गया? Zn+2 एक्वस में। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये सॉलिड था एक्वस में, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और इन दोनों की वजह से इन दोनों के बीच पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? तो इट्स यूनिट इज, बच्चों बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी? बच्चों पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ये तो आपको जग जाहिर है, ये तो आपको बात पता ही होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसकी तरफ बच्चों? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बच्चों कभी हम फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, जब भी वर्ड स्टैंडर्ड आता है, क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? स्टैंडर्ड। मतलब सारी चीज़ जो है स्टैंडर्ड लेवल पे चल रही है। स्टैंडर्ड क्या होता है ये आपको बता दूं। जब प्रेशर को आप कितना ले लें? स्टैंडर्ड ले लें। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार। हाँ है ना। कभी आप टेम्परेचर को कितना ले लें? रूम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर कहें कि 98 केल्विन, ये भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और कभी हम कॉन्सेंट्रेशन कहें या फिर मोलारिटी कहें, तो मोलारिटी को आप क्या ले लें बच्चों? 1 मोलर। 1 मोलर क्या होता है बच्चों? 1 मोल पर लीटर। मोलारिटी आपको पता होगा, या कॉन्सेंट्रेशन कहें। तो बच्चों जब सारी चीज़ स्टैंडर्ड हो, क्या क्या सारी चीज़ सर? प्रेशर स्टैंडर्ड हुआ, टेम्परेचर स्टैंडर्ड हुआ, कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड हुआ, तो उस टाइम जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और याद रखिएगा हम इस चैप्टर में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही डिनोट करते हैं या लिखते हैं। तो बच्चों क्या होगा? if potential is developed in standard condition, बच्चों जब पोटेंशियल डेवलप हो किस में? स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो हम उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इट्स डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? तो मैं यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ, इसे डिनोट करते हैं ई के ऊपर लगा देते हैं गोला। क्या लगा देते हैं बच्चों? ई के ऊपर गोला। और बाकी सब चीज़ तो वही चल रही है। यहाँ पर लिख देते हैं Zn सॉलिड कन्वर्ट हुआ किस में? Zn+2 में। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसमें और इसमें क्या अंतर है? आपसे कोई पूछे इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो मैं कहूँगा भैया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, 50 डिग्री सेल्सियस पे हो, 90 डिग्री सेल्सियस पे हो, 10 डिग्री सेल्सियस पे हो, 12 डिग्री सेल्सियस पे हो, या फिर प्रेशर 50 ATM पे हो, 50 बार पे हो, 2 बार पे हो, 2.5 बार पे हो, 3 बार पे हो, या 3.25 बार पे हो, कहीं पे भी हो। और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है वो उसकी वैल्यू 2 मोल पर लीटर हो या 250 मोल पर लीटर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जब कभी कुछ भी उटपटांग वैल्यू हो इन तीनों की, तो हम कौन सा पोटेंशियल क्रिएट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर जब सब कुछ स्टैंडर्ड लेवल पे चल रहा है, स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर को 1 बार लिया हुआ है, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोल पर लीटर लिया हो, तो जब ये पोटेंशियल जो होगा, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? एसओपी। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट ई से करते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? ई के ऊपर नॉट से। याद रखिएगा ई के ऊपर नॉट से। और बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट, जिंक जो था सॉलिड स्टेट में था, किस में कन्वर्ट हुआ? Zn+2 में। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल समझ में आया।
आ गया होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक की रॉड ली और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ। इन पोटेंशियल की वजह से यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हुआ और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी पढ़ लिया और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। अभी हमने हाफ सेल पढ़ लिया। कौन सा वाला? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब किसकी बारी आने वाली है बच्चों? रिडक्शन हाफ सेल की। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो करना है जल्दी करें। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल पढ़ा दिया था, अब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? रिडक्शन हाफ सेल। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि गैल्वेनिक सेल आधा ऑक्सीडेशन से मिलके बना हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल से, और आधा किससे मिलके बना हुआ है? रिडक्शन हाफ सेल। तो आप कहेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊँगा, पहले अभी मैं रिडक्शन हाफ सेल के बारे में बता रहा हूँ। तो बच्चों, रिडक्शन हाफ सेल समझाने के लिए मैं फिर से एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। तो ये रहा एक कंटेनर, क्या है बच्चों? मैंने यहाँ पर एक वेसल लिया हुआ है और इस वेसल में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। किसका बच्चों? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है और आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो आप कहेंगे ब्लू कलर किस वजह से? तो ब्लू कलर जो होते हैं वो Cu+2 आयंस की वजह से होते हैं। किस वजह से बच्चों? Cu+2 आयंस की वजह से। और आपने CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में किसे डिप कर रखा है? आपने डिप कर रखा है किसे? कॉपर की रॉड को। तो आप कहेंगे सर कॉपर की क्यों? बच्चों, आपको मैं जो समझा रहा हूँ इसके पीछे हर चीज़ का एक रीज़न है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन हो और दोनों सेल मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन हो। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर कौन सी रॉड ली है बच्चों? कॉपर की रॉड ली है, जो कि सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में बच्चों? सॉलिड स्टेट में। अब मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है ये बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमने ये किया है कि याद कीजिए वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाया गया था, इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे सर? ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको पता होगा रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो बच्चों रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? गेन होंगे। हाँ है ना? अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको यहाँ की कहानी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगेगी। हाँ है ना? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो ये जो Cu+2 जो एक्वस में पड़ा हुआ है वो Cu+2 इसके यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। हाँ है ना? मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक मेटल है। क्या है बच्चों? मेटल है, जिसका क्या है? ये मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है M+N, m⁻+n। और इसने क्या किए? इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। इसका मतलब ये होगा ये जो Cu+2 है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन किया तो यहाँ पर जो Cu+2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद यहाँ पर कॉपर्स का डिपोजिशन बढ़ते जाएगा। याद कीजिए जिंक का वेट रिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का वेट बढ़ते जा रहा है। कॉपर का वेट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। सर क्यों हो रहा है? देखिए तो यहाँ पर जो Cu+2 का एक्वस सॉल्यूशन था, Cu+2 का एक्वस सॉल्यूशन है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन को बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये जो कॉपर जो एक्वस था वो डिपॉजिट होने लगा इस जगह और किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर सॉलिड में। इससे हमने क्या पता किया कि भैया जो कॉपर है उस कॉपर रॉड का साइज बढ़ते गया। कॉपर रॉड का जो वेट है क्या हुआ बच्चों? इंक्रीज हुआ। तो आप कहेंगे सर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों? गेन हो रहा है। और आप जानते हैं
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, अब आपसे कोई पूछे कि भैया हुआ क्या, तो आप देखेंगे कि भैया देखो यहाँ पर अब Cu+2 की संख्या क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। सर क्यों कम होने लगेगी? क्योंकि देखिए ये जो भी Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, यहाँ पर हो रहे होंगे, तो यहाँ पर Cu+2 का जो चार्ज है वो कम होने लगेगा, और यहाँ पर चार्ज बढ़ने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा, हाँ है ना। Cu+2 अब ये कम होने लगे, ये Cu+2 क्या होने लगे बच्चों? कम होने लगे, और यहाँ पर कॉपर के जो यहाँ पे चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, और इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बच्चों? बता सकते हैं क्या कहते हैं? रिड्यूस पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बेटा? रिड्यूस पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं इसे रिडक्शन कह देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूस पोटेंशियल, दोनों बात एक ही है। इसे हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? आरपी। याद कीजिए पिछली बार नाम क्या था? पिछली बार नाम था ओपी, इस बार क्या नाम है? आरपी। ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आरपी का मतलब रिड्यूसिंग पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर आरपी होता क्या है? तो आरपी जो होता है वो होता है ड्यू टू चार्ज डिफरेंस पोटेंशियल। चार्ज डिफरेंस किसके बीच क्रिएट हुआ? तो ये भी लिख देते हैं, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन किसके बीच? कॉपर रॉड एंड कॉपर सल्फेट aqueous solution, potential is developed between them, स्पेलिंग देखिएगा, developed between them, और this potential is called क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। और सर रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बता सकते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो इसे भी रिप्रेजेंट ई से करते हैं, पर चरणों में क्या लिख दिया जाता है? आरपी। क्या लिख दिया जाता है बच्चों? आरपी। सर पिछली बार क्या लिखा था? ओपी, इस बार क्या लिख दिया जाता है? आरपी, या फिर लिख दिया जाता है ई। सर रिडक्शन होता है क्या? हम तो भूल जाते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कोई एक मेटल थी, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। कोई एक मेटल का एक्वस सॉल्यूशन है, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? गेन किया होगा, और गेन करके क्या बन गई होगी बच्चों? सॉलिड, हाँ है ना। तो आपसे कोई पूछे कि सर ये है क्या बच्चों? ये एक रिडक्शन पोटेंशियल है। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर कभी हम वहाँ पे मेटल का स्पेशल नाम लिख दे तो मेटल कौन सी थी बच्चों? कॉपर की, जो कि किस स्टेट में थी? एक्वस में, और उसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों, नहीं आए तो कमेंट में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि सर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, और आ रही है तो बताइए समझ में आ रही है, कैसी आ रही है। अब आप कहेंगे सर पिछली बार और इस बार दोनों सेम तो लिखा है, तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, पिछली बार अलग लिखा था। पिछली बार जिंक सॉलिड पहले लिखा था और Zn+2 एक्वस बाद में लिखा था। सर क्यों लिखा था? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पर पहले मैंने Cu+2 आयंस को लिखा है और उसके बाद सॉलिड को लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन, और इलेक्ट्रॉन का गेन होके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी के आगे टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम बच्चों? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SRP भी कहेंगे। सर SRP क्या होता है? तो बच्चों मैंने अभी बताया था, कभी हमने सारी कंडीशन स्टैंडर्ड ले ली, सारी कंडीशन कैसी ले ली बच्चों? स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है? सारी कंडीशन स्टैंडर्ड ले ली, जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशन कितना ले लिया? प्रेशर ले लिया 1 बार, टेम्परेचर कितना ले लिया? स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम 298 केल्विन कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन कितना ले लिया बच्चों? 1 मोलर पर 1 मोलर या फिर 1 मोल पर लीटर। बात एक ही है, सभी चीज़ स्टैंडर्ड ले ली तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा किसके बीच? रॉड और एक्वस सॉल्यूशन के बीच, इस पोटेंशियल को हम SRP कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? SRP। तो मैं ये डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इन स्टैंडर्ड कंडीशन पोटेंशियल डेवलप्ड is called SRP। जब सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होगी तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे हम SRP कहते हैं। बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पर उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, इसका मतलब आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो SRP समझ में आ गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आपको याद होगा, जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो E के ऊपर लगा देते हैं गोला। E के ऊपर क्या लगा देते हैं? गोला, या E0 बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? E0। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे M+N/M। अब ये बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसका मतलब क्या है, तो मैं फिर से बता दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक मेटल का एक्वस सॉल्यूशन था, उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किए। इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज कॉल्ड रिडक्शन। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। स्पेलिंग थोड़ी सी गचपच हो रही थी, तो रिडक्शन हो रहा है। और सर कभी आप स्पेशल मेटल का नाम लिख दे तो मेटल कौन सी ली थी बच्चों? हमने कॉपर ली थी। कौन सी मेटल है बच्चों? कॉपर। तो Cu+2/Cu। यहाँ पर स्टेट लिखना ज़रूरी है, ये बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, तो ये बात आप समझ लें। और यूनिट तो आप सभी को पता है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। ये बात आप मत भूलिएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि गैल्वेनिक सेल में आधी जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और आधी जगह रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? बोले ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। और वही कभी रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Cu+2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu+2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो आधा सेल हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल और आधा पढ़ लिया रिडक्शन हाफ सेल। तो आप कहेंगे सर आधा प्लस आधा पूरा, तो 2 ही टॉपिक होने चाहिए थे, 3 टॉपिक क्यों है? ये तीसरा नाम क्या है? तो तीसरा नाम जो है वो सॉल्ट ब्रिज। तो मैं सॉल्ट ब्रिज को पढ़ाने वाला हूँ, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, जो करना है जल्दी कर लीजिए। सॉल्ट ब्रिज को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो अभी हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा। गैल्वेनिक सेल में हमने 3 पार्ट्स देखे। फर्स्ट पार्ट था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सेकंड था रिडक्शन हाफ सेल और थर्ड नाम जो है वो है सॉल्ट ब्रिज। तो अभी सॉल्ट ब्रिज क्या होता है मैं इसे पहले नहीं समझा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। मैं इसके लिए पूरा डायग्राम बनाता हूँ जो अभी हमने बनाया था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर एक सेल बनाने वाला हूँ जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो बनाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ये बनाया मैंने, थोड़ा बना देते हैं। ये हमने बनाया पहला वेसल। इस पहले वेसल में याद कीजिए आपने क्या लिया था? इस पहले वेसल में आपने लिया था ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। भूल गए क्या बच्चों? तो यहाँ पर आपने लिया था ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं बच्चों? तो Zn+2 के आयन। और यहाँ पर आपने एक रॉड ली थी।
क्या ली थी बच्चों? एक रॉड। आप याद कर सकते हैं रॉड किसकी थी? ये रॉड जो थी वो रॉड किसकी थी? ये रॉड जो थी वो रॉड थी जिंक रॉड। कौन सी रॉड थी बच्चों? जिंक रॉड। और जिंक रॉड किस स्टेट में थी? सॉलिड स्टेट में, याद होगा आपको। और यहाँ पर आपने क्या किया था? यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया था। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था बच्चों? लॉस हो रहा था, याद होगा। तो सर यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर ये क्रिएट हुआ था कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। सर क्यों हो रहा था? ये जो था ऑक्सीडेशन हाफ सेल था। सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिंक जो सॉलिड था उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? Zn+2 में। हाँ है ना, कोई दिक्कत? क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन। ये बात आपको समझ में आया होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? लेफ्ट वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बच्चों? थोड़ा सा बताएं। लेफ्ट वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर क्या हो रहा है? उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। कभी हम कोई सी मेटल ले ले तो मेटल के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? आपको मेटल के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे? मान लीजिए एक मेटल है, ये सेल को मैं ऊपर डाल देता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मेटल ले ली, मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया हाफ सेल। अब क्या होगा बच्चों? हाफ सेल के बाद बचा हुआ हाफ सेल। तो यहाँ पर मैं ब्लू पेन से बचा हुआ हाफ सेल बना रहा हूँ। ये रहा हाफ सेल। दिख रहा है बच्चों? अच्छा नहीं दिख रहा है, ऊपर बन गया है। इसको और अच्छा बनाते, मज़ा आना चाहिए डायग्राम बनाते से। डायग्राम में ही तो दम है, डायग्राम ही तो अच्छा बनना चाहिए। याद कीजिए हमने इस डायग्राम में क्या लिया था? इस डायग्राम में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए हमने इस डायग्राम में क्या लिया था? इस डायग्राम में CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया था। उम्मीद करता हूँ आप भूले नहीं होंगे। ये किस कलर का था? कलर की यहाँ पर फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। कॉपर Cu+2, और याद कीजिए इसी की वजह से ये ब्लू कलर था। और इसके अंदर हमने एक रॉड ली थी, याद होगी। ये रॉड कौन सी थी? ये रॉड जो थी वो कौन सी थी बच्चों? ये रॉड जो थी कॉपर की रॉड थी। ये भी आपको याद होगा। ये रॉड जो थी वो किसकी थी? कॉपर की रॉड थी, जो कि किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था याद कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक वायर लिया था और उस वायर से हमने इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का आने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का गेन होना इज कॉल्ड रिडक्शन। और इस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। इस राइट वाले पार्ट को हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। सर यहाँ हुआ क्या होगा? यहाँ पर एक मेटल है, क्या है बच्चों? मेटल, जिसका एक्वस सॉल्यूशन है Mn+, और उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का गेन किया। इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बन गया? सॉलिड बन गया। सर कभी हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ने जो कि एक्वस था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना दिया? सॉलिड। बच्चों ये रिवीजन चल रहा है एक तरह से आपका, रिवीजन, क्योंकि ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, याद होगी आपको। तो यहाँ पर ये बात हुई थी। सर यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन। सही है बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आपको बता दूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो जिंक जो सॉलिड है कन्वर्ट हो रहा है किस में? Zn+2 में। कोई दिक्कत? और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पर Cu+2 जो एक्वस में है किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu सॉलिड में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात तो कहानी आपको समझ में आ गई और ये बात भी आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर हमने कुछ एक मीटर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक मीटर ले लिया, वोल्ट मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये बात तो देखिए आप समझ गए होंगे। केमिकल्स के गैल्वेनिक सेल क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ है ना? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है।
हाँ है ना। पर देखिए सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हो या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हो तो इलेक्ट्रिक करंट में यही बात आती है कि करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखिए करंट ऊपर तो फ्लो होगा पर यहाँ पर इन दोनों के बीच सर्किट इनकम्प्लीट है। तो सर्किट को इनकम्प्लीट को कंप्लीट कौन करता है? तो अब यहाँ से हमारे हीरो का काम चालू होता है, जिसके बारे में बहुत से बच्चे बहुत दिन से पूछ रहे हैं, सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा? कौन बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। तो बच्चों सॉल्ट ब्रिज क्या होता है मैं रेड पेन से बनाना चाहूँगा। तो ये रहा रेड पेन से सॉल्ट ब्रिज बनाने की कहानी शुरू। ये रहा सॉल्ट ब्रिज। क्या है बच्चों? ये सॉल्ट ब्रिज। अब आपसे कोई पूछे सर सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखवाते जाता हूँ। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट है इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। बच्चों यूट्यूब वो वाली यूट्यूब नहीं जो आप दिन भर देखते रहते हो। यूट्यूब का मतलब ये है यू शेप की है पर है कैसी? उल्टी शेप, उल्टी। तो यहाँ पे आपने यूट्यूब को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया है, इसलिए ये इन्वर्टेड यूट्यूब है। हाँ है ना। अब ये यूट्यूब का काम क्या है तो आपको बता दूँ, इसके अंदर सॉल्ट फील्ड होता है। तो क्या होता है? इसके अंदर होता है सॉल्ट इज फील्ड। सर सॉल्ट कौन सा फील्ड है इसके अंदर? तो जनरली कभी मैं बात करूं, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है गैल्वेनिक सेल कहें या फिर क्या कहें वोल्टाइक सेल। पर ये एक स्पेशल सेल है जिसमें हमने लेफ्ट में ऑक्सीडेशन में क्या लिया हुआ है? जिंक, और राइट में क्या लिया हुआ है? कॉपर। बच्चों देखिए मेटल तो बहुत सारी होती है पर हमने यहाँ पे एक स्पेशल मेटल ली है जिंक और कौन सी? कॉपर। तो इस वाले सेल को जिसमें जिंक और कॉपर लिया जाता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। क्या कहते हैं बच्चों? डेनियल सेल। ये बताना मैं कब से चाह रहा था पर भूल रहा था। डेनियल सेल क्या है? तो आप कहेंगे सर नाम पे नाम बने जा रहे हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल तो बहुत टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक सेल तो बहुत टाइप के होते हैं पर डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल ही होता है। पर ऐसा सेल जिसके अंदर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का, और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। उस गैल्वेनिक सेल को हम क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। हाँ है ना। जैसे आपसे कोई बोले गाड़ी, अब गाड़ी तो बहुत टाइप की होती है ना, पर एक स्पेशल गाड़ी को हम कुछ नाम देते हैं, जैसे बाइक एक स्पेशल गाड़ी है, कार एक स्पेशल गाड़ी है। वैसे डेनियल सेल एक स्पेशल गैल्वेनिक सेल है जिसमें हमने ऑक्सीडेशन में जिंक लिया है और रिडक्शन में किसको लिया है? कॉपर को। तो बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्ट, यूट्यूब के अंदर क्या फिल होता है बच्चों? सॉल्ट होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? इसके अंदर हमने फिल किया है क्या? KCl सॉल्यूशन। क्या फिल किया है बच्चों? KCl सॉल्यूशन विथ अगर पेस्ट। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे अगर क्या है, तो मैं बता दूं ये अगर आपका हिंदी वाला अगर नहीं है कि भैया अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो वाला अगर नहीं है। अगर ये इंग्लिश नाम है। अगर पेस्ट का मतलब क्या है मैं आपको ये कहानी समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या फिल है? इसके अंदर सॉल्ट फिल है ना। यहाँ पर सॉल्ट है KCl का। कौन सा सॉल्ट है बेटा? KCl का एक्वस सॉल्यूशन फील्ड है। क्या है बच्चों? KCl का एक्वस सॉल्यूशन। हाँ है ना। अब ये देखिए ये एक्वस है तो क्या होगा? इन्वर्टेड यूट्यूब होने की वजह से तो KCl इसके अंदर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा और ट्यूब क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे। देखिए मान लीजिए यूट्यूब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये पानी अंदर ही रहेगा, पर आपने उस यूट्यूब को उल्टा कर दिया तो क्या पानी जो है वो उस यूट्यूब में रहेगा कि गिर जाएगा? तो आप कहेंगे गिर जाएगा। तो उसको गिरने से बचाने के लिए हम इसके अंदर एक गाढ़ा सा पेस्ट डालते हैं, गाढ़ा सा पेस्ट। ये पेस्ट कौन सा है? अगर पेस्ट। अगर के बारे में मत सोचिए, बस ये पेस्ट है। पेस्ट का कुछ काम नहीं, बस पेस्ट का इतना सा काम है कि KCl को गिरने से बचाता है। KCl को गिरने से बचाता है। जिसे सीधी सी बात को यहाँ पर एक ऐसा नॉब लगा देते हैं जिससे कि ये गिरने से क्या हो जाए? बच जाए। और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है बच्चों? अगर पेस्ट। अगर के बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, बस KCl के बारे में ज़्यादा सोचें। बस मैं को बताना इसलिए था अगर पेस्ट, क्योंकि KCl एक्वस होने की वजह से तो ढुल जाएगा, गिर जाएगा, तो उसे गिरने से बचाने के लिए हम पेस्ट यूज़ करते हैं अगर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सॉल्ट ब्रिज की कहानी थोड़ी समझ में आ रही है। पहली कहानी क्या है? ये तो इन्वर्टेड यूट्यूब है और उसके अंदर सॉल्ट भरा होता है। तो अभी फिलहाल कौन सा सॉल्ट लिया है? KCl का सॉल्ट लिया है। कौन सा बच्चों? KCl का सॉल्ट लिया है विथ
अगर पेज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बच्चों, इट कनेक्ट। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट करता है। सर किसको कनेक्ट करता है, हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो बच्चों इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और बताएं ये कनेक्ट कैसे करता है, एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं करता, ये कैसे कनेक्ट करता है बेटा, इंटरनली। तो इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, इट्स कंप्लीट इंटरनल सर्किट। ये कैसे कनेक्ट करता है बच्चों, इंटरनली कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है बच्चों, इंटरनल कनेक्ट। और बच्चों एक बात बताना भूल गया कि इसके अंदर जो सॉल्ट फिल होता है, हम इस तरह से सॉल्ट फिल करते हैं कि दोनों सॉल्ट की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब कि जैसे KCl की बात करें तो KCl में K+ आयन होंगे और क्या होंगे, Cl- आयन होंगे। तो दोनों की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब ये है कि दोनों जो तेज़ी से चलते हैं, दोनों की स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मोबिलिटी ऑफ K+ और Cl- क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखवाना चाहूँगा, सॉल्ट इज चूजन, सॉल्ट को इस तरह से चूज किया जाता है, सॉल्ट इज चूजन सो दैट मोबिलिटी ऑफ आयंस आर ऑलमोस्ट सेम। दोनों की मोबिलिटी क्या हो, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो बच्चों आपको तीसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट बोलो क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो है वो है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फर्स्ट पॉइंट ये इन्वर्टेड यू ट्यूब है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या भरा होता है, सॉल्ट भरा होता है। सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन को गिरने से बचाने के लिए हम यहाँ पर अगर का पेस्ट डालते हैं। तीसरा पॉइंट ये जो है हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को क्या करता है बच्चों, कंप्लीट करता है। और साथ के साथ कैसे कनेक्ट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इंटरनल क्या होता है बच्चों, ये बात आप अंदर की बात तो जानते होंगे, ये अंदर की बात है। तो ये इंटरनल कनेक्शन बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों, इंटरनल कनेक्शन। और साथ के साथ यहाँ पर जो सॉल्ट फिल किया जाता है उसकी मोबिलिटी K+ की मोबिलिटी और Cl- की मोबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सर ये कर क्या रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए बच्चों, अब देखिए क्या होगा, कभी हम एक सेल खरीद के लाते हैं, क्या सेल खरीद के लाते हैं, और सेल खरीद के लाते हैं तो आप क्या देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn+2 की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। Zn+2 की संख्या बढ़ती जाएगी। सर क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर Zn जो है वो कन्वर्ट होकर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर Zn+2 की संख्या बढ़ती जाएगी, हाँ है ना, Zn+2 की संख्या बढ़ती जाएगी। तो Zn+2 की संख्या बढ़ रही है तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये किससे रिएक्ट कर जाएगा बच्चों, Cl- से। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, Cl-, हाँ है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए Zn+2 की संख्या बढ़ रही है तो इस आयंस को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव आयन चाहिए। नेगेटिव आयंस कौन देता है, ये KCl का एक्वस सॉल्यूशन। और बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर Cu+2 क्या हो रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के कारण Cu+2 की संख्या कम हो रही है। अब Cu+2 मतलब पॉजिटिव आयंस की संख्या कम हो रही है, तो पॉजिटिव आयंस की संख्या को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कौन से आयंस आने चाहिए बच्चों, K+ आयन, हाँ है ना। कौन से आयन बेटा, K+ आयन। तो इस जगह K+ आयन जाते हैं, इस जगह Cl- आयन। तो ये प्रोसेस क्या होती जाती है बच्चों, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि सर इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप बता सकते हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो बचपन में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए करंट ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा, ऐसा वो करंट फ्लो होते जाएगा। सर किस वजह से करंट फ्लो हो रहा है, करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है,
केमिकल एनर्जी की वजह से। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात जो कि मैं बहुत देर से बताना चाह रहा हूँ, भूल रहा था, तो अब मैं बताता हूँ। अभी कलर का झंझट छोड़ता हूँ मैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट में जो टर्मिनल बना है इसे हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड। अब बहुत से बच्चों का कमेंट आ जाएगा इतनी सी देर में आएगा, मैं बताऊंगा। एनोड और एनोड पे जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। एनोड पर जो टर्मिनल होगा नेगेटिव। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा होगा कि सर हमने तो बचपन से पढ़ा है कि एनोड पॉजिटिव होता है, हमने तो पढ़ा है कि एनोड पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने आज तक गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ा, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा स्पेशल सेल है जिसका एनोड नेगेटिव होता है बच्चों। एनोड क्या होता है, नेगेटिव। एनोड नेगेटिव, याद रख लें, एनोड नेगेटिव। और ये जो टर्मिनल होता है, जिसे मैं ब्रैकेट में बना दूं, ये जो राइट वाला टर्मिनल होता है वो होता है कैथोड। और आप कहेंगे सर कैथोड तो नेगेटिव होता है। नहीं बच्चों, गैल्वेनिक सेल में कैथोड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। इसको याद करने के लिए मेरे पास एक तरीका भी है, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो और मैं इसका एक तरीका बताता हूँ कि इसको याद कैसे करते हैं। तो बच्चों फिर से वापस आपको मैं एक याद करवाने का तरीका बता दूँ। पहले आप एक काम कीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये डायग्राम को कैसे याद किया जाए। तो मेरे पास एक तरीका है जो मुझे अपने सर ने बताया था। मेरे सर ने एक तरीका बताया था कि इसे कैसे याद किया जाए, इतने बड़े डायग्राम को याद कैसे किया जाए। क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि भैया ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन लेफ़्ट में होता है कि राइट में होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो टर्मिनल क्या है, एनोड कहते हैं कि क्या कैथोड कहते हैं। देखिए कितना बड़ा कन्फ्यूज़न। लेफ़्ट में क्या हो रहा है, लेफ़्ट में पता नहीं क्या हो रहा है। तो लेफ़्ट में जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ़्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहाँ लेफ़्ट होता है उसी टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड। बच्चों याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल में या फिर कहें डैनियल सेल एक स्पेशल सेल है गैल्वेनिक सेल का ही, जिसमें हम लेफ़्ट में जिंक को ले रहे हैं और राइट में कॉपर को ले रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर तो कोई सा भी सॉल्यूशन आ सकता है, Ag+ हो गया या फिर Fe2+ हो गया, कुछ भी आ सकता है। कभी Ag+ और Fe2+ लिया तो कुछ उसका नाम गैल्वेनिक सेल का कुछ और होगा। अभी फिलहाल डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है जिसमें हम ऑक्सीडेशन के साइड पर जिंक लेते हैं और रिडक्शन की साइड पे कॉपर लेते हैं। बच्चों याद रखिएगा डैनियल सेल। तो बच्चों अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो देखिएगा मैंने याद करने का तरीका क्या बनाया है, बहुत ही बढ़िया है, जो मेरे सर ने बताया था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो याद करने का तरीका है लोन। क्या तरीका है बेटा, लोन। क्या कभी आपने लिया है लोन? तो जीवन में मत लेना बच्चों, लोन बहुत ही गंदी चीज़ है। लोन लेते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है, तो प्लीज़ लोन मत लेना। अभी आप बच्चे हैं, पर बड़े हो तो भी लोन मत लेना। हाँ ज़रूरत पड़े तो ले लेना, पर अवॉइड करना लोन को। तो लोन याद करने का तरीका क्या है, लोन का इस टॉपिक से क्या संबंध, तो देखिए मैं लोन को क्या बोल रहा हूँ। तो लोन में L जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट। क्या बेटा, लेफ्ट। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों, लेफ्ट। देखिए तो मैंने इन दोनों का मतलब समझा दिया। लोन याद कर लिया तो आपको दो चीज़ याद हो जाएगी, क्या कि लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हाँ है ना, ऑक्सीडेशन होता है। और A का मतलब होता है कि लेफ्ट में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड।
और जो एनोड टर्मिनल होता है वो होता है, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो याद कीजिए बच्चों, लोन, लोन का मतलब क्या है, लोन का मतलब क्या है, लोन का मतलब ये है कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो बच्चों आपको राइट का याद करने की ज़रूरत नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट में ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। लेफ्ट में कभी एनोड टर्मिनल है तो राइट में ऑब्वियसली क्या होगा, कैथोड होगा। लेफ्ट में नेगेटिव है तो ऑब्वियसली राइट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों आपको राइट का याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करता हूँ आपको लोन याद होगा। लोन, मैं आगे चल के इस लोन को लोन में और मॉडिफाई करूँगा। लोन में थोड़ा सा एक और मैं शब्द जोड़ूंगा, एक लेटर और जोड़ूंगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए लोन याद रखें। लोन, LOAN, लोन। तो बच्चों लोन को याद कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो याद कर लें बच्चों। लोन डेनियल सेल में हम लेफ़्ट में क्या, सारे के सारे गैल्वेनिक सेल में हम लेफ़्ट में लेते हैं ऑक्सीडेशन। लेफ़्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और एनोड होता है, और लेफ़्ट में के जो टर्मिनल होता है वो एनोड होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बच्चों आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें और इस मंत्र को लिखना मत भूलें। ये मंत्र मुझे आज तक याद है, मेरे सर द्वारा बताया गया और मैंने आपको बताया, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, गारंटी देता हूँ जीवन भर आप गैल्वेनिक सेल का लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव कभी नहीं भूलेंगे। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल या फिर ईएमएफ ऑफ कंप्लीट सेल। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। जल्दी से नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हुआ टॉपिक गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ही मज़े से पढ़ा होगा और आपको याद करने का तरीका भी समझ में आया होगा। याद करने का तरीका क्या है, चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में सभी लोग लिखें क्या तरीका है। तो याद कीजिए, तरीका था लोन। लोन का मतलब लेफ़्ट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ए का मतलब लेफ़्ट में ऑक्सीडेशन जिस जगह पर हो रहा है उस टर्मिनल को हम कहते हैं एनोड, और एन का मतलब होता है नेगेटिव। तो लेफ़्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो सर राइट में उल्टा, राइट में रिडक्शन होगा, कैथोड होगा और पॉजिटिव होगा। तो ये आपको याद समझ आ गया होगा। तो बच्चों अभी हमने क्या निकाला था, याद कीजिए। अभी हमने हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल। फिर इसके बाद हमने रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल निकाला था। अब हम किसका पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, पूरे की पूरे सेल का। तो पूरे सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक नाम दे रहे हैं सेल के, ईएमएफ, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बता दें कि बच्चों एनोड पर क्या हुआ था, याद करें। आप भूल गए होंगे एनोड भूल जाए, मत भूलिएगा बच्चों। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और एनोड लोन। तो एनोड याद कीजिए, मतलब ये लेफ़्ट की बात चल रही है, और लेफ़्ट में बच्चों क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है तो आपको याद होगा ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, जो जिंक है उसने Zn+2 में कन्वर्ट हुआ था और साथ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बनाए थे। यहाँ पर आप डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो जिंक लिखें, और आप कभी एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दें, एक मेटल है जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, है ना। किसी भी आप गैल्वेनिक सेल के लिए एम लिखते हो, मेटल लिखते हो। और वही कभी डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में हम जिंक यूज़ करते हैं लेफ्ट में, ठीक है। तो एनोड पर ये हुआ, याद होगा। तो एनोड पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों क्या हुआ था बताओ, तो Zn जो कि सॉलिड स्टेट में है कन्वर्ट हुआ किस में, Zn+2 में, जो कि हो गया एक्वस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एनोड की बात हो गई। अब बच्चों बताओ कैथोड पर क्या हुआ, तो एट कैथोड, तो आपको अब उल्टा तो पता ही होगा,
कैथोड पर बेटा क्या हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा होगा रिडक्शन, हाँ है ना। और रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर कोई एक मेटल का एक्वस सॉल्यूशन था, उसने इन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, किसने, ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया होगा और क्या बनाया होगा, एक मेटल बनाई होगी सॉलिड स्टेट में। और कभी आप डेनियल सेल की बात कर रहे हैं तो डेनियल सेल में स्पेशल कॉपर लिया जाता है, तो कॉपर में Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड। ये बात समझ में आ गई। अब आप क्या करें, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग 1 and 2, जैसे ही आपने ऐड किया तो लेफ़्ट में बोलो क्या मिलेगा, जिंक सॉलिड, और इसके लेफ़्ट में क्या मिलेगा बच्चों, Cu+2 एक्वस प्लस क्या बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर राइट में क्या है बच्चों, राइट में है Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या बच्चों, कॉपर सॉलिड स्टेट में। क्या किया सर, अरे लेफ़्ट को लेफ़्ट से जोड़ दिया, राइट को राइट से जोड़ दिया। देखिए मैं बताता हूँ मेरा रेड पेन कहाँ चले जाता है। तो बच्चों लेफ़्ट में कौन है, Zn सॉलिड, और ये देखिए मैंने यही लिखा है लेफ़्ट में ये, और राइट में कौन है, राइट में ये दोनों चीज़ है, ये लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस। आपको याद होगा पिछले साल ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था, और बैलेंस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया तो ये जो है कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है बेटा, कंप्लीट सेल रिएक्शन। और सेल कौन सा सेल पढ़ रहे हैं आप, डेनियल सेल। तो ये डेनियल सेल का कंप्लीट रिएक्शन है। बोलो डेनियल सेल में लेफ़्ट में क्या होता है, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये है कंप्लीट सेल रिएक्शन। किसकी सर, डेनियल सेल की। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, EMF ऑफ सेल की तरफ। कहाँ पर बच्चों, EMF ऑफ सेल। तो बच्चों जो सेल का EMF है, इस 1-2 इक्वेशन को यहाँ दे तो 1 जगह मिल जाएगी। तो बच्चों EMF ऑफ सेल, अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सेल जो है, डेनियल सेल जो है या फिर गैल्वेनिक सेल जो है, वो 2 सेल से मिलके बना हुआ है। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाँ है ना। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो पोटेंशियल कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस कौन सा बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि ये 2 सेल जो है 2 सेल से मिलके बना हुआ है, आधे आधे, एक तो ऑक्सीडेशन वाला और एक रिडक्शन वाला। तो जो EMF जो होगा या फिर पोटेंशियल जो होगा सेल का, वो दोनों से मिलके बनेगा। एक तो किससे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, और एक रिडक्शन पोटेंशियल से। आपसे कोई बोले कि भैया ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन हम तो भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद करने के लिए फिर से तरीका बताता हूँ। लोन में बोलो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस टर्मिनल पे होता है बच्चों, एनोड पर। कहाँ पर बच्चों, एनोड पर, या फिर कहें कहाँ पर, लेफ्ट पर। एनोड कहाँ पर होता है, लेफ्ट पर। और ये RP रिडक्शन कहाँ होता है बच्चों, रिडक्शन होता है कैथोड पर, और ये किस जगह होता है बच्चों, राइट साइड पे। हाँ या ना बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी। पर बच्चों एक बात आपको मैं बता दूँ, हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शी। क्या नाम है बच्चों, शी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेज़र करता है, किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मेज़र करता है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पूरी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल में। अब आपको समझ नहीं आया, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए क्या होता है बच्चों, देखिए हमारे पास एक डिवाइस है। अब डिवाइस क्या करता है, जैसे मेरे पास एक थर्मामीटर है। अब थर्मामीटर टेम्परेचर को किस में मेज़र करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर को किस में मेज़र करता है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट में आता है।
किस में, फ़ारेनहाइट में। तो बच्चों वो मेज़र किस में कर रहा है, फ़ारेनहाइट में। पर मान लो आपको किस में देखना है, डिग्री सेल्सियस में, तो आपको फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग से कैलकुलेटर से, किस में, डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में। पर थर्मामीटर तो एक ही चीज़ मेज़र कर रहा है ना, वो क्या, फ़ारेनहाइट में। वैसे शी एक ऐसा डिवाइस है जो किसी हाफ सेल का पोटेंशियल किस में मेज़र करता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। किस में बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो बच्चों आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है, हाँ है ना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्या मैं इस EOP को जस्ट अपोजिट ऑफ ERP लिख दूँ? सर क्यों लिख दूँ ERP? क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का जस्ट उल्टा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की उल्टी है। पर यहाँ पर एनोड तो वही रहेगा, और एनोड कहाँ पर होता है बच्चों, लेफ्ट साइड पर, हाँ है ना। और इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कैथोड, और ये कहाँ पर होता है, राइट पर, हाँ है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है सेल का, किस टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। और याद रखिएगा हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए रिलेशन नहीं लिखना है। तो बच्चों इस बात को याद रख लेना बच्चों, मुझे लगता है यही एक कंफ्यूजिंग जगह है, और मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब आपको भी हो सकता है। याद रखिएगा हमने इसको चेंज नहीं किया है। सर क्यों नहीं किया है? क्योंकि शी एक ऐसा डिवाइस है, शी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ पोटेंशियल को किस में मेज़र करता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। अब यहाँ पर तो ओपी लिखा हुआ है, तो बच्चों आप दिमाग लगाए, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा ही तो रिडक्शन होता है, हाँ है ना। तो हमने इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को उल्टा लिखा माइनस ERP, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो EOP को मैंने क्या लिखा, ERP। हाँ बच्चों नीचे वाले को चेंज मत कर देना, क्योंकि हमने वैल्यू को चेंज किया है, जगह को चेंज नहीं किया है। जगह तो वही है, एनोड ही है, लेफ्ट ही है, बस हमने जैसे ये 5 वोल्ट है, तो बच्चों ये RP में क्या हो जाएगा, -5 वोल्ट। आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ई सेल क्या होगा बताएं, ई सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पहले मैं इसको लिख दूं क्योंकि प्लस वाला है। तो रिडक्शन पोटेंशियल वो भी किसका, कैथोड का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वो भी किस साइड का बच्चों, किसका बच्चों, एनोड का। इसका एक और फॉर्मूला बनाता हूँ जो कि आपकी NCERT में लिखा हुआ है। NCERT में आपका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताता हूँ। NCERT में लिखा हुआ है E राइट, देखें ये देखें E राइट, क्या लिखा है बेटा, E राइट, और माइनस क्या लिखा हुआ बच्चों, E लेफ्ट। E राइट माइनस E लेफ्ट याद रखिएगा। और बच्चों याद रखिएगा ये जो है वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में है। किस में है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। और कभी आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना हो तो, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल लिखना हो तो, सर स्टैंडर्ड क्या होता है, तो याद करें स्टैंडर्ड में मैंने E0 लगा दिया था। तो E0 सेल माइनस E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। सर मैं तो भूल गया ये नॉट राइट क्या होता है, राइट बच्चों याद करें, राइट साइड पर क्या होता है, राइट साइड पर कैथोड होता है, लेफ्ट साइड पर एनोड होता है, हाँ है ना। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है। लोन याद कर ले, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था बच्चों। कभी इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताएं, ये समझ में आ गया हो तो बताएं मुझे ये क्या लिखा है बच्चों। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, लेक्चर को आज फिनिश करूँगा। तो बच्चों गैल्वेनिक सेल जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, हाँ है ना। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन हाफ सेल की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ जिसे हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ है ना। अब ये ऑक्सीडेशन किस साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे याद कीजिए, और लेफ़्ट में क्या होता है, एनोड होता है, ये भी याद कीजिए। राइट साइड पर क्या होता है, राइट साइड पे कैथोड होता है, हाँ है ना, और वहाँ पर रिडक्शन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों दिक्कत क्या है, हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है शी जो है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
इस डिवाइस की खासियत क्या है, ये किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल मेज़र करता है। अब पोटेंशियल भी किसका मेज़र करता है, रिडक्शन पोटेंशियल। यही तो गड़बड़ है, वो पोटेंशियल जो मेज़र करता है वो रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र करता है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं आपको फिर से समझा दूँ, जैसे मेरे घर में एक थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को मेज़र फ़ारेनहाइट में करता है। किस में करता है बेटा, फ़ारेनहाइट में। मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग जिसने भी की है उसने टेम्परेचर मेज़र करने का क्या बनाया है, फ़ारेनहाइट बनाया है। वो चाहता तो डिग्री सेल्सियस भी बना सकता था, चाहता तो केल्विन भी बना सकता था, पर उस आदमी की खासियत देखो, उसने टेम्परेचर मेज़र करने के लिए फ़ारेनहाइट का सहारा लिया। वैसे ही जिसने भी शी बनाया है, मुझे नाम याद है पर नाम की ज़रूरत नहीं है, शी जिस आदमी ने बनाया है उस आदमी ने उसको बोला कि भैया तू जब भी पोटेंशियल मेज़र कर तो किसका मेज़र कर, रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र कर। कौन सा, तो मतलब ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए इसके साथ उसने छेड़खानी नहीं की, हाँ है ना। पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो शी मेज़र करता नहीं है, इसलिए उसने बोला कि भैया मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मत दो, क्या दो, रिडक्शन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। तो यहाँ पर EOP को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का ERP। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उल्टे, ठीक है। एनोड एज इट इज़, लेफ्ट एज इट इज़। बच्चों मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, साइड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया और इस टर्म को मैंने बाद में लिख दिया, हाँ है ना। तो आप इससे दो फॉर्मूले बना सकते हैं, बोलो क्या, ERP कैथोड माइनस ERP एनोड, या फिर कहें ERP ऑफ राइट, ERP है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियली मेजर करता है, ERP ऑफ राइट माइनस ERP ऑफ लेफ्ट। बच्चों ये समझ में आया होगा, सीधे से याद कर ले, E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट, E राइट माइनस E लेफ्ट। सर राइट में क्या होता है, राइट में होता है कैथोड, लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर बहुत बड़ा था पर मज़ा ज़रूर आया होगा, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, पर मेरे द्वारा समझाया हुआ कभी कोई नहीं भूलता, ऐसा मैं मानता हूँ। आप भी क्या आप भूल रहे हैं या फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे आप बताएं कि सर मज़ा आ गया, हमें लोन बहुत मज़े आया, लोन बहुत अच्छे से समझ में आया। लोन का मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव, ये चार चीज़ आपको याद हो गई तो पूरा की पूरा गैल्वेनिक सेल समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूंगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।